ओके, तो जो चैप्टर हमारा रनिंग है, एज यू ऑल नो, पहले से आप लोगों को मालूम है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नाउ अब मैं अपना डायलॉग थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। मैं हर क्लास में आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। तो हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक डील कर ली हैं। इनफैक्ट हम चैप्टर के एंड में पहुँच चुके हैं। जो भी टॉपिक्स हम अब डील करने वाले हैं, वो बिल्कुल क्लाइमैक्स के टॉपिक्स हैं, ठीक है? पिक्चर अभी खत्म होने वाली है। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स हमारे बाकी हैं, उसमें से कुछ टॉपिक्स तो आज डील कर रहे हैं, जैसे कि मोनोकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, इसके अलावा सीड एंड फ्रूट के बारे में। कुछ टॉपिक्स जो हमारे बच जाएंगे वो हम कल डील करेंगे, मतलब कि एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, दो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जो हम कल की क्लास में डील करने वाले हैं, ठीक है? तो कल की क्लास में हम ये चैप्टर क्लोज करने वाले हैं एंड उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज द जिस्ट ऑफ द क्लास इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो, और इसके अलावा सीड्स एंड फ्रूट्स की बात करेंगे। तो लेट अस सी डेवलपमेंट फर्स्ट। डाइकॉट की डेवलपमेंट अभी तक हम सीख चुके हैं। अब जो हमें डेवलपमेंट सीखनी है, दैट विल बी ऑफ द मोनोकॉट एम्ब्रियो। किसी भी एक मोनोकॉट प्लांट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ द मोनोकॉटिलिडनी, वो होता है मेज या कॉर्न, ठीक है? तो मोनोकॉट फैमिली का जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है, फैमिली नहीं एक्चुअली, मोनोकॉट ग्रुप जो है उसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर इज मेज या कॉर्न। ओके, तो बेसिकली जो भी बात यहाँ पे की जाएगी वो उसको ध्यान में रख के की जाएगी, उसके रिस्पेक्ट में की जाएगी। ऑलराइट, तो लेट अस स्टार्ट देन। सबसे पहले यहाँ जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसको हम लीलियम टाइप कहते हैं, क्योंकि वो पहली बार देखा गया था लीलियम के पौधे पे। ओके, अब यहाँ जो आपका डेवलपमेंट का प्रोसीजर होगा एम्ब्रियो का, दैट विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर टू द डेवलपमेंट ऑफ द डाइकॉट एम्ब्रियो, लेकिन जरा जरा से कुछ पॉइंट्स होंगे जहाँ पे आपको चेंजेस नजर आएंगे, ठीक है? जरा से कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ ऐसे स्टेजेस होंगे जो कि आपके लिए डिफरेंट होंगे। तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट आई फील इज कि हम सीधा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से पहले इसका एक्सप्लेनेशन लेते हैं, देन वी विल कम बैक टू द नोट्स। ओके, नाउ लेट अस सी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो यहाँ डायग्राम आपके सामने है, उस डायग्राम के अंदर हमने बिल्कुल बेसिक से सिंगल स्टेप से डेवलपमेंट को सीखना स्टार्ट किया है। तो व्हाट यू ऑल नो इज कि सबसे पहले तो क्या होता है, जाइगोट होता है, जो यहाँ पे मिसिंग है, तो वो मैं आपके लिए यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। दिस विल बी द डिप्लॉइड सेल, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से बना था, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम जाइगोट कहते हैं। ऑलराइट, तो ये जो जाइगोट है, इट इज गोइंग टू डेवलप अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स अराउंड इट। ये आप लोगों को याद होगा, ये मैंने आपको डाइकॉट्स में भी बताया था कि दिस जाइगोट इज गोइंग टू डेवलप अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स अराउंड इट। और जैसे ही ये सिंगल लेयर ऑफ सेल अपने अराउंड बना लेता है, अब इसको आप जाइगोट नहीं बोल सकते हो, ठीक है? अब इसका नाम जाइगोट नहीं होगा। अब इसका जो नाम होगा, दैट विल बी oospore। तो डाइकॉट्स में और मोनोकॉट्स में यहाँ तक कोई भी चेंज नहीं है। वहां पर भी इसके लिए वर्ड oospore ही था, और यहाँ पर भी इसके लिए जो शब्द का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, दैट इज oospore। ओके, यहाँ तक कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। इसके आगे मैंने आपको बताया था कि जो सेल डिवीजन होता है, दैट इज माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन का फीचर आपको बहुत अच्छे से पता है कि वहां पर क्रोमोसोम नंबर जो है वो नहीं बदलता। नए वाले जो सेल्स होते हैं, उनके अंदर उतना ही क्रोमोसोम नंबर होता है जितना कि पहले वाले डिवाइडिंग सेल में था, ठीक है? तो सेम टाइप ऑफ डिवीजन यहाँ पर भी होगा। रिमेंबर, माइटोटिक डिवीजन है। अब देखो, ये जो माइटोटिक डिवीजन मैं बार बार आपको क्लियर कर रही हूँ, उसके पीछे एक पर्पस है, और वो पर्पस मैं आपको बताती हूँ। अधिकतर जगह पे आपको प्लॉइडी लेवल के बेसिस पे क्वेश्चंस किए जाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया हुआ है कि आपसे पूछेगा, बताइए ओवरी में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, बताइए जाइगोट में कितने हैं, एम्ब्रियो में कितने हैं। तो वो आपसे जिस तरीके से पूछता है, तो वहां पे आपके क्वेश्चंस जो हैं प्लॉइडी लेवल के बेसिस पे, वो दो हिसाब से बन सकते हैं। एक तो ये
कि वो आपसे पूछेगा कि जब गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे जो जो चीजें बन रही थी उनका प्लॉइडी लेवल क्या था, ठीक है। इसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जिस जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है वहां का प्लॉइडी लेवल क्या होता है। से सपोज क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, बताइए कॉलियोप्टाइल का प्लॉइडी लेवल क्या है, एपीब्लास्ट का प्लॉइडी लेवल क्या होता है, रेडिकल का प्लॉइडी लेवल क्या है, प्लीम्यूल का प्लॉइडी लेवल क्या है। तो वहां पर आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने पहले के स्ट्रक्चर का तो देखा लेकिन इनका नहीं देखा, ठीक है। तो इसके लिए आधी मदद मैंने अभी आपकी कर दी कि सेल डिविजन माइटोटिक हैं, बहुत ज्यादा सेल नंबर बढ़ेगा घटेगा नहीं, ठीक है। बस प्लांट का प्लॉइडी लेवल थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्लांट का प्लॉइडी लेवल क्या है, वो हमेशा आपको क्वेश्चन में इनडायरेक्टली दिया रहता है, ठीक है। दूसरी बात आप जो ध्यान में रखेंगे कि मैंने ये सब चीजें याद करने के लिए ऑलरेडी आपकी मदद पहले ही कर दी है। आई हैव प्रोवाइडेड यू विद द टेबल ऑफ गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर। याद है या नहीं याद है सबको? आप लोगों को एक टेबल प्रोवाइड किया गया है जिसमें आपको शो किया गया है गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर्स, और वहां पे जो भी गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर्स की लिस्ट है उन सबका प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड है, जहां पर भी स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर्स हैं तो उनका प्लॉइडी लेवल डिप्लॉइड है, वो ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है। वहां से भी आप प्रेफर कर सकते हैं। अब यहाँ पर वापस आते हैं कि जो सेल डिविजन्स हैं वो कौन से हैं, माइटोटिक, ठीक है। अब यहाँ पर सेल डिवीजन का एक्सेस होता है जिसको हम पेरिक्लिनल या एंटीक्लिनल डिवीजन कहते हैं, ऑल राइट। तो यहाँ पे जो सेल डिवीजन का एक्सेस होगा दैट विल बी ट्रांसवर्स, ठीक है। ट्रांसवर्स सेल डिवीजन होगा इन द सेम मैनर एज यू वर एबल टू ऑब्जर्व इन डाइकॉट्स, वहां पे जैसा आपने देखा था, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये जो ऊ स्पोर यहाँ पे है, इस ऊ स्पोर में सेल डिवीजन हुआ, वो भी ट्रांसवर्स। तो जब यहाँ पर ट्रांसवर्स सेल डिवीजन होगा तो दो सेल्स क्रिएट होंगे। यहाँ आपको डायग्राम में डायरेक्टली उसने 3 सेल्स शो किए हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, इनिशियली व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि यहाँ 2 सेल्स क्रिएट होंगे, 2, ठीक है। अब आपको भी मालूम है कि एक सेल चलाजल होगा, दूसरा माइक्रोपाइलर होगा। तो चलाजल सेल जो होता है उसको हम कौन सा सेल कहते हैं, और जो माइक्रोपाइलर सेल होता है उसको कौन सा सेल कहा जाता है, ये आप लोग बताएंगे। बी वेरी फास्ट, जल्दी से बताइए। इतना याद होना चाहिए जो आपकी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज हो रही है वो सेम है। चलाजल एंड पे जो सेल बनता है वो क्या कहलाता है, और माइक्रोपाइलर एंड पे जो सेल बनता है वो क्या कहलाता है? व्हाट आर द टर्म्स यूज्ड? यस, वेरी गुड प्रिया। चलाजल एंड पे जो सेल बनता है दैट इज द एम्ब्रियोनल सेल, और जो माइक्रोपाइलर एंड पे सेल बनता है वो क्या होता है? नहीं, यहाँ पे कुछ लोगों के जो आंसर्स हैं वो एम्ब्रियो के बेसिस पे नहीं आ रहे हैं, वो गैमेटोफाइट के बेसिस पे आ रहे हैं, ठीक है। वो गैमेटोफाइट बेसिस पे आ रहे हैं एंड दैट इज द रॉन्ग आंसर कंप्लीटली, क्योंकि अभी हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, जो लोगों के आंसर्स जो मुझे गलत लगे तो मैं आपको एक काम करती हूँ, पहले नोट्स पे वापस लेके चलती हूँ, देन वी आर गोइंग टू कम बैक टू द डायग्राम, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आते हैं, चलिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट डिविजन इन द oospore विल बी ट्रांसवर्स, ऐसा, ठीक है। अब जब ऐसा डिवीजन हो चुका होगा तो 2 सेल्स यहाँ पर क्रिएट होंगे, और वो जो 2 सेल्स होंगे, वन विल बी टुवर्ड्स द चलाजल एंड एंड दैट विल बी कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल सेल। जो सेल यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ रहेगा उसको हम बेसल सेल बोलते हैं, ठीक है। याद रखिए, द सेल टुवर्ड्स चलाजा एम्ब्रियोनल, द सेल टुवर्ड्स माइक्रोपाइल दैट विल बी द बेसल। अब आप क्या जानते थे कि वहां पे अधिकतर काम कौन करता था? एम्ब्रियोनल सेल, ठीक है। बेसल सेल भी काम करता था, बट यहाँ पे देखते हैं क्या होने वाला है, यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा दोनों के काम करने के तरीके पे, ठीक है। तो सबसे पहले कि ये जो बेसल सेल होता है ना, ये अपना सेल डिवीजन रिस्ट्रिक्ट कर लेता है,
रिमेंबर दिस थिंग वेरी क्लियरली कि जब हम मोनोकॉट्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है कि सबसे पहले जो दो सेल बनते हैं आउट ऑफ द टू सेल्स, बेसल सेल इज गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट द सेल डिविजन। वो अपना सेल डिविजन आगे नहीं बढ़ाता, मतलब आगे वो और डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बेसल सेल आगे जाके डिवाइड नहीं करेगा तो फिर वो क्या करेगा, आफ्टर सम टाइम इट इज गोइंग टू इंक्रीज द साइज। वो अपने सेल का साइज इंक्रीज करता है, साइज में बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा न्यूट्रिशन भी स्टोर कर लेता है, और उसके बाद उसको हम कहते हैं वेसिकुलर सस्पेंसर। ठीक है, जब साइज उसकी बढ़ जाएगी वो अपना डिवीजन रिस्ट्रिक्ट कर देगा, थोड़ा सा न्यूट्रिशन खाना पानी अपने पास रख लेगा, तब उसका नाम क्या होता है, तब उसका नाम होता है वेसिकुलर सस्पेंसर। ठीक है, अब आगे क्या होगा कि हमारे पास डिवाइड करने के लिए एक ही सेल रह गया है, और वो जो एक सेल यहाँ पे रह गया है दैट इज द एम्ब्रियोनल सेल। तो जब एम्ब्रियोनल सेल का ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो इट इज गोइंग टू क्रिएट अगेन टू टाइप्स ऑफ सेल्स। एक सेल जो कि ऊपर की तरफ होगा वो कॉटिलेडॉन सेल होगा, और जो नीचे की तरफ होगा दैट विल बी द एम्ब्रियोनल सेल। नाउ रिमेंबर कि जो एम्ब्रियोनल सेल होता है उसका काम है प्लीम्यूल एंड रेडिकल बनाना। ठीक है, और जो कॉटिलेडिनरी सेल है वो कॉटिलेडॉन बनाएगा। मोनोकॉट है तो कितने कॉटिलेडॉन होंगे, अब इसमें आपको कुछ सोचना तो है ही नहीं। डाइकॉट्स होते हैं तो दो कॉटिलेडॉन, मोनोकॉट है तो सिंगल कॉटिलेडॉन बनेगा। ठीक है, इतना सा काम यहाँ पर चलता है, बहुत इजी सा। नाउ लेट अस कम टू द डायग्राम, इतना देख लेते हैं पहले, ध्यान से देखिए। ये रहा ऊस्पोर जो कि जाइगोट से बना था। आफ्टर दैट दिस वाज द बेसल सेल जिसने अपना सेल डिवीजन रिस्ट्रिक्ट किया। जब इसने अपना सेल डिवीजन रिस्ट्रिक्ट कर लिया तो इट हैज ग्रोन द साइज, उसने अपना जो साइज है वो बढ़ा लिया, और उसके बाद इसको हम वेसिकुलर सस्पेंसर कहते हैं। अब आप लोग गलती ढूंढो। ठीक है, डाइकॉट के अंदर सस्पेंसर ऐसा ही था क्या? कैन यू पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट सस्पेंसर एंड डाइकॉट सस्पेंसर? दोनों में आप अंतर निकाल सकते हो, जल्दी से बताइए व्हाट इज द डिफरेंस हियर, दोनों सस्पेंसर में क्या डिफरेंस है? डाइकॉट के सस्पेंसर को याद करिए और यहाँ मोनोकॉट का सस्पेंसर आपके सामने है। व्हाट इज द डिफरेंस इन दैट टू? दोनों में क्या अंतर है? दोनों में डिफरेंस अगर मैं आपको क्लियर करूं तो दोनों में ये डिफरेंस है कि जब आपने डाइकॉट्स देखा था तो वहां लंबा चौड़ा सस्पेंसर था। ठीक है, वहां पे तो सेल बिल्कुल डिवाइड किए जा रहा था, डिवाइड किए जा रहा था, डिवाइड किए जा रहा था। लास्ट वाला सेल हॉस्टोरिया बन रहा था, उसके ऊपर भी लॉन्ग चेन ऑफ सेल्स थे और वो पूरा का पूरा सस्पेंसर था। लेकिन यहाँ पर केवल एक ही सेल का सस्पेंसर है, याद रखिए। ठीक है, मोनोकॉट्स के अंदर ओनली वन सेल इज गोइंग टू एक्ट एज द सस्पेंसर। लेटर ऑन जब ये एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड करेगा तो देखिए एक सेल सेंटर पे आ रहा है पोजीशन वाइज, तो उसको हम मिडिल सेल कहते हैं। जो टर्मिनल पोजीशन पे आ रहा है वो ऊपर की तरफ रहेगा। नाउ दिस टर्मिनल सेल विल बी द कॉटिलेडॉन सेल, इसी को हम कॉटिलेडॉन सेल कहेंगे। और ये जो मिडिल वाला सेल है व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट इज गोइंग टू गिव राइज टू प्लीम्यूल एंड द रेडिकल। ठीक है, इतना याद रखिए। तो अब आप आगे इसी डायग्राम को देखिए कि ये जो मिडल सेल है इसने अपना डिवीजन कंटिन्यू रखा है, इसने अपना डिवीजन बढ़ाता है, ये अपना डिवीजन बढ़ाते जाता है। तो इसमें से हाफ ऑफ द सेल्स, ये पूरा जो सेल डिवीजन यहाँ हुआ, out of these cells half of the cells will become plumule initial। ठीक है, यहाँ पे प्लीम्यूल का फॉर्मेशन होगा एंड हाफ ऑफ द सेल, रेस्ट हाफ ऑफ द सेल वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे रेडिकल इनिशियल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्लीम्यूल का फंक्शन होता है शूट सिस्टम को अराइज करना। शूट सिस्टम में क्या क्या आएगा? शूट सिस्टम में स्टेम आता है, शूट सिस्टम में लीव्स आती हैं, शूट सिस्टम में फ्लावर्स आते हैं। जो भी ऐसा हिस्सा होगा पौधे की बॉडी का
विच इज गोइंग टू शो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, वो सबका सब प्लीम्यूल के द्वारा बनाया जाएगा, या फिर उसको आप काउंट करेंगे अंडर द कैटेगरी ऑफ शूट सिस्टम। ठीक है, रेडिकल जो होता है इट इज गोइंग टू गिव राइज टू द रूट सिस्टम। प्राइमरी रूट्स हो गई, सेकेंडरी रूट्स हो गई, रूट हेयर्स हो गए, रूट कैप हो गया, ये सारी चीजें जो हैं वो रेडिकल की मदद से बनाई जाती हैं। ठीक है, दीज आर द फंक्शंस ऑफ प्लीम्यूल एंड रेडिकल, याद रखिए। और यहाँ ऊपर आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका टर्मिनल या कॉटिलेडोनरी सेल था, इट इज गोइंग टू गिव राइज टू कॉटिलेडॉन। अब मुझे ये बताइए कि जब यहाँ कॉटिलेडॉन्स का डेवलपमेंट होता है तो इनिशियली यहाँ पे जिस शब्द पे आपको फोकस करना है वो शब्द है इनिशियली, मतलब शुरू शुरू में कितने कॉटिलेडॉन्स होते हैं, एक या दो? ये मुझे आंसर करिए। मोनोकॉट्स के रिस्पेक्ट में ही बात की जा रही है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट कितने कॉटिलेडॉन्स यहाँ पर होते हैं इनिशियली, हाउ मेनी कॉटिलेडॉन्स आर देयर? टेल मी फास्ट। ओके, वन। और किसी का कोई आंसर है? आई हैव रिसीव्ड आंसर फ्रॉम दिव्या, दैट इज वन। एनी वन ऑफ यू? और किसी को आंसर देना है? ओके, ईच एंड एवरी वन इज सेइंग वन। ठीक है, चलो क्लियर कर लेते हैं कितना होता है। अब यहाँ पे आपको सरप्राइज होगा ये सुन के कि इनिशियली जब डेवलपमेंट शुरू होती है तो यहाँ पर दो कॉटिलेडॉन शुरू होते हैं डेवलप करना। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इवोल्यूशन का जो टेक्निक चला उसके साथ साथ वन ऑफ द कॉटिलेडॉन हैज स्टॉप ग्रोइंग, और उसी कॉटिलेडॉन का जो रेमेनेंट यहाँ पे बच जाता है, एक कॉटिलेडॉन तो ग्रो करेगा ही करेगा क्योंकि ये मोनोकॉट है, दूसरा कॉटिलेडॉन जिसने ग्रो करना शुरू तो किया लेकिन वो ग्रोथ का काम कंप्लीट नहीं कर पाया, उसकी ग्रोथ पहले ही इनहिबिट कर दी गई, वो जो रेमेनेंट छोड़ कर जाएगा वो अपने पीछे जो निशानी यहाँ पे लीव करके जाता है उसको हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ एपीब्लास्ट। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे आप ये पहला हिस्सा देख रहे हो जो कि पूरा कॉटिलेडॉन में चेंज हो चुका है, लेकिन एक ऐसा हिस्सा है जो कॉटिलेडॉन बनना तो चाहता था, उसका सपना था लेकिन वो बन नहीं पाया, वो सपना टूट गया, तो उसका जो रेमेनेंट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज इपीब्लास्ट। ठीक है, याद रखिए कि इपीब्लास्ट यहाँ पर क्या होता है, दैट इज एक्चुअली द रेमेनेंट ऑफ सेकेंड कॉटिलेडॉन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे आप वापस आ जाइए कि डेवलपमेंट का प्रोसीजर आगे कैसे बढ़ा। देखिए पूरे एंड तक सस्पेंसर इज गोइंग टू रिमेन द सेम। जो आपका प्लीम्यूल इनिशियल था या जो रेडिकल इनिशियल था, नाउ दैट हैज डेवलप्ड इनटू मैच्योर प्लीम्यूल एंड मैच्योर रेडिकल। And what is that plumule and radicle is going to do? Plumule is going to give rise to the shoot system and radicle is going to give rise to the root system. अब देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रूट्स पहले जनरेट करेंगी या फिर प्लीम्यूल जो है वो शूट सिस्टम पहले बनाएगा। तो इसका जो आंसर है वो सीड के जर्मिनेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, सीड का जर्मिनेशन दो तरह का होता है, दैट इज एपिगाइल जर्मिनेशन एंड हाइपोगाइल जर्मिनेशन। तो उसके बारे में बाद में बात की जाएगी, बट फिलहाल प्लीम्यूल और रेडिकल तो बन चुके, मतलब हमारा आधे से ज्यादा काम तो हो चुका है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट कि ये जो आपका रेडिकल वाला हिस्सा है वहीं पर हाइपोकोटाइल रीजन बी होता है जो कि रूट कैप के आसपास प्रेजेंट होगा। ठीक है, और सीड के जर्मिनेशन के टाइम पर इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो वो हम सीखेंगे लेटर ऑन, जैसा कि मैंने कहा कि जर्मिनेशन की बात बाद में होगी। देन कॉटिलेडॉन जो है वो डेवलप करता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है। नाउ अल्टीमेटली द एम्ब्रियो इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। ठीक है, यहाँ आपको रेडिकल वाला रीजन दिख रहा है, कॉटिलेडॉन वेल डेवलप्ड हो चुका है, और अगर आप सभी चीजों का डेवलपमेंट के बाद देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा एम्ब्रियो। ठीक है,
अब ध्यान रखो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स भी आपको याद रखने हैं, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द एम्ब्रियो ऑफ ग्रास। घास का जो एम्ब्रियो होता है उसके रिस्पेक्ट पे कुछ चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो सेकेंड कॉटिलेडॉन है उसका रेमेनेंट जो रह जाता है वो एपीब्लास्ट है। तो यहाँ पर कुछ और भी पार्ट्स आपको याद रखने हैं और वो पार्ट मैं आपको बता दूं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्यूटेलम। Scutellum is basically used for that cotyledon which has developed, ठीक है। दो तरह के कॉटिलेडॉन थे, एक ने अपनी ग्रोथ रोक दी थी, एक ने अपनी ग्रोथ जारी रखी थी। तो जिसकी ग्रोथ रुक गई वो एपीब्लास्ट होगा, जिसकी ग्रोथ जारी रही उसने कंटिन्यू किया, दैट विल बी द स्कूटेलम। इन केस ऑफ ग्रास ये टर्म यूज किया जाता है। अगली बात कि यहाँ आप जब शूट एपेक्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसको कवर करने के लिए यहाँ कुछ सेल्स का ग्रुप होता है एंड दैट इज द कॉलियोप्टाइल। वहीं जब आप रेडिकल या रूट कैप को देखेंगे तो वहां पर कुछ कवर करने के लिए शीट लाइक स्ट्रक्चर है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की, एंड दैट इज कॉल्ड एज कॉलियोरिजा, ठीक है। कॉलियोप्टाइल एंड कॉलियोरिजा, ये दोनों शब्द आपने डाइकॉट्स में नहीं सुने थे, तो दिस विल बी समथिंग डिफरेंट। स्क्यूटेलम एंड एपीब्लास्ट विल बी समथिंग डिफरेंट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है मोनोकॉट एम्ब्रियो का, ठीक है। मोनोकॉट एम्ब्रियो जो है वो डेवलपमेंट के बाद ऐसा दिखाई देता है। ऑलराइट, अब यहाँ पे आपको स्पेशली कहाँ पर फोकस करना है, यू हैव टू फोकस कि प्लीम्यूल इनिशियल कहाँ बना, रेडिकल इनिशियल कहाँ बना। लेटर ऑन जो आपका कॉटिलेडॉन है उसमें दो तरह से डेवलपमेंट, मतलब दो कॉटिलेडॉन डेवलप करना शुरू करते हैं इनिशियली, बट एक स्टॉप हो जाता है विच इज द एपीब्लास्ट, और दूसरा ग्रो करता जाता है विच विल बी द स्कूटेलम, ठीक है। ये याद रखिए। इसके अलावा एंजियोस्पर्म्स में मोनोकॉट जो डेवलपमेंट है दैट इज मीरोब्लास्टिक एंड एंडोस्पोरिक। एंडोस्पोरिक का मतलब है चलाजा की तरफ, ठीक है। डेवलपमेंट को अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि जो डेवलपमेंट हो रही है वो किसके डायरेक्शन में है, माइक्रोपाइल के डायरेक्शन में है या चलाजा के डायरेक्शन में है। यहाँ पे जब ऊस्पोर डिवाइड किया था तो माइक्रोपाइलर सेल जो था और जो आपका एम्ब्रियोनल सेल था, एम्ब्रियोनल सेल जो है वो चलाजा के साइड पे है, तो डेवलपमेंट टुवर्ड्स द चलाजा चली है, दैट इज व्हाई द डेवलपमेंट इज एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये वाली चीज आप याद रखेंगे, इसका मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है। Then you have to remember that what is the coleorhiza and coleoptile। तो याद रखिए these are group of actually undifferentiated cells। undifferentiated cells का मतलब क्या समझते हैं, what is the meaning of undifferentiated cell। undifferentiated cells किनको कहा जाता है, ओके। undifferentiated cells are basically those cells जिनको अभी कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम नहीं दिया गया है, ठीक है। जिनको कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन अभी लिविंग बॉडी के अंदर प्रोवाइड ना किया गया हो, वो सेल्स जो कहलाते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड कहलाते हैं, क्योंकि फिलहाल अभी उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनके पास कोई भी काम नहीं है करने के लिए। ऑलराइट, तो वैसे ही सेल्स होते हैं कॉलियोरिजा और कॉलियोप्टाइल के, ठीक है। देन यहाँ पर लीफ प्रीमोर्डिया याद रखिए, शूट एपेक्स में से लीफ प्रीमोर्डिया जनरेट करता है, क्योंकि मैंने अभी आपको क्लियर किया कि जो लीव्स होती हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम, ठीक है। इतनी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। यहाँ तक अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आई एम गिविंग यू 1 minute टाइम, ऑब्जर्व दिस डायग्राम केयरफुली एंड आस्क योर डाउट्स। अगर कोई भी डाउट है आप लोगों को तो पूछ लीजिए। अच्छे से डायग्राम देखिए, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, एनी ट्रबल, देन यू कैन आस्क। वैसे तो अगर आप कंपेयर करेंगे डेवलपमेंट के प्रोसीजर को तो डाइकॉट का जो डेवलपमेंट था दैट वाज अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, और यहाँ जब आप मोनोकॉट्स का डेवलपमेंट देखेंगे तो दैट इज सिंपलर, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, ठीक है।
बहुत छोटा सा प्रोसीजर है, डाइकॉट का प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन वैसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा. Anyone is having any type of doubt, at least you can say no so that we can proceed on. किसी को कोई भी प्रॉब्लम है मोनोकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट समझने में? फाइन. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज में लास्ट वाला मॉडिफिकेशन या चेंज होता है, और उसको हम कहते हैं सीड्स एंड फ्रूट्स का डेवलपमेंट. तो सीड जो होती है, एज यू ऑल नो, कि सीड को हम क्या कहते हैं? इट इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. और अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रूट क्या है, तो फ्रूट में आप कहेंगे इट इज द राइपेंड ओवरी. ठीक है. अब ये दोनों डेफिनेशन अगर मैं अभी आपको नहीं बताती, तो भी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको याद होगा, क्योंकि आपने जब क्लास 11th में चैप्टर पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी का, तो आपने ये सारी चीजें वहां पर सीखी होंगी. ठीक है. यहाँ पे वो सारी चीजें आपको बताई गई होंगी. तो सेम थिंग, कि जो सीड होता है यहाँ पे, दैट विल बी कॉल्ड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, फर्टिलाइजेशन के बाद हुआ चेंज. और जो फ्रूट होगा दैट विल बी द राइपेंड ओवरी. क्लियर. तो सबसे पहले हम सीड्स के बारे में बात करेंगे. जब हम सीड्स की बात कर रहे हैं, तो ये याद रखिए कि टिपिकली अगर एक सीड की बात हो रही है, उसका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, तो वहां सबसे पहले आपको सीड के ऊपर कोट नजर आएगा, जो कि उसका प्रोटेक्टिव आउटर बाउंड्री होता है, और उसे हम कहते हैं सीड कोट. ठीक है. देन यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व द कॉटिलेडॉन, और लास्ट में आपको दिखाई देगा एम्ब्रियोनल एक्सिस. ऑल राइट. अब मुझे ये चीज बताइए कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के लिए हमने एक टर्म यूज किया था जब हम पढ़ रहे थे डाइकॉट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. क्या वर्ड था वो जो हमने वहां पे एम्ब्रियोनल एक्सिस के लिए यूज किया था? जल्दी से बताइए. What was the term used for the embryonal axis while we were studying about the development of dicot embryo? बताइए जल्दी से, क्या टर्म हमने वहां पे यूज किया था? Anyone? किसी को भी याद है? नो वन. ठीक है. देखिए वहां पे जो टर्म हमने यूज किया था, द टर्म यूज्ड वाज टाइगेलम. थोड़ा सा पीछे जाइएगा, वहां पे देखिए, पढ़िएगा कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के लिए एक शब्द यूज किया गया था. नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि यहाँ पे जो मैच्योर सीड होती है, उसके दो तरह के टाइप्स होते हैं. एक को हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एग्स एल्ब्यूमिनस सीड. अब इसका मीनिंग क्या है? अगर आप ग्राम का सीड देखेंगे, पी का सीड देखेंगे, ग्राउंडनट देखेंगे, तो ये सारे सीड्स जो होते हैं ना, इनके डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म को पूरा पूरा यूज कर लिया जाता है. ठीक है. जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, तो वी ऑलरेडी नो कि उसको जो नरिशमेंट मिल रहा था, उसको जो खाना मिल रहा था, न्यूट्रिशन मिल रहा था, दैट वाज फ्रॉम द एंडोस्पर्म. तो अगर एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कोई सीड इस्तेमाल कर लेता है, तब उसे हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं. क्योंकि जब वो सीड बन जाएगा, तो उसके अंदर एंडोस्पर्म नाम की कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं होगी. ठीक है. और इन्हीं सीड्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है एक्स एल्ब्यूमिनस भी. ठीक है. अगला देखो, दूसरा कैटेगरी उन सीड्स का होता है जिसमें डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म को पूरा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. वहां पर क्या होगा कि जितना भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट था, ऑल्दो वो डेवलपमेंट के दौरान यूज हो रहा था, बट फिर भी उसमें से एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट है जो कि रेमिनेंट के तौर पे वहां रह गया. ठीक है. तो अगर किसी भी सीड के अंदर एंडोस्पर्म परसिस्ट कर रहा है, तो उस सीड को हम एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं या फिर एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं. ठीक है. दीज आर द टू मेजर टाइप्स ऑफ सीड्स. अब अगर सीड ने अपना एंडोस्पर्म थोड़ा सा बचा के रखा हुआ है, डेवलपमेंट के दौरान उसके पास थोड़ा सा एंडोस्पर्म रह गया था, तो वो जो एंडोस्पर्म रह गया, अब वो क्या करेगा? सीड में जो भी अब खाना बनता जाएगा,
वो सबका स्टोरेज एंडोस्पर्म के अंदर होगा। ठीक है, मतलब ध्यान रखिए कि एंडोस्पर्म रह गया है तो उसने अपना काम करना नहीं छोड़ा। आप ऐसा मत समझिएगा कि एंडोस्पर्म का रेमिनेंट है तो इट विल बी नॉन फंक्शनल। वो अपना काम जरूर करेगा। इट विल हेल्प इन स्टोरेज। ठीक है, यहाँ पे वो क्या करता रहेगा, स्टोरेज में फंक्शन करता रहेगा। लेटर ऑन कभी कभी ऐसा होता है कि एंडोस्पर्म के साथ साथ सीड के अंदर न्यूसेलस भी रह जाता है। अब बहुत पीछे आपको जाना पड़ेगा न्यूसेलस को याद करने के लिए। न्यूसेलस वाज आल्सो अ न्यूट्रिटिव टिश्यू, लेकिन वो न्यूट्रिशन तब प्रोवाइड कर रहा था जब गैमेट बन रहा था। अब सोचिए कि गैमेट से पूरा फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन से सीड बन गया जो कि मैच्योर भी हो गया, फिर भी न्यूसेलस रह गया। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी सीड होता है जिसमें न्यूसेलस फर्टिलाइजेशन के बाद भी प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। ठीक है, दैट टाइप ऑफ सीड इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म या फिर पेरिस्पर्मिक सीड। और ऐसा हमें देखने मिलता है ब्लैक पेपर, मतलब कि काली मिर्च में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा यू कैन ऑब्जर्व इट इन द बीट। ठीक है, इन सारी जगहों पर अगर आप सीड्स को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे तो न्यूसेलस भी रुका हुआ है अभी तक। अगली बात ये होती है कि ओव्यूल के स्ट्रक्चर को अगर आप याद करेंगे तो आपको इंटेग्यूमेंट्स की याद आएगी। इंटेग्यूमेंट्स की अगर आपको याद आती है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि इंटेग्यूमेंट्स जो हैं दे आर गोइंग टू गेट मॉडिफाइड इनटू द सीड पोड। ठीक है,